नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से वंदना वाजपेयी जी सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में हैं। शोधार्थियों, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे अपनी ये पुस्तक भेंट की, जीवन का रेखा गणित। ये कभी किसी को समझ नहीं आया, गणित ही नहीं समझ में आया। जो लोग रिश्तों में जोड़ तोड़ करते हैं, गुणा भाग करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, किन के साथ संबंध रखना है, किन के साथ आगे तक चिरस्थायी संबंध बनाना है, ये हिसाबी किताबी दुनिया लगातार इसी में मशगूल रहती है। मुझे ये पुस्तक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण लगी और मुझे लगा कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इसकी कुछ ज़रूरी कविताएं होनी ही चाहिए। संबंधों की बनावट और बुनावट को लेकर बड़ी सचेत हैं वंदना वाजपेयी, चाहे वो माँ पर, पिता पर या फिर अपने मायके पर, अतीत की सुधियों पर जो नॉस्टैल्जिक वो हो जाती हैं, जो स्मृतियों का खजाना इनके पास है, दरअसल वही इनके अनुभव को समृद्ध करता है और कविता में ये ज़रूरी टूल्स होने ही चाहिए। हाँ, वंदना वाजपेयी जी कहीं कहीं भावुक हो जाती हैं, तो मेरी उनसे ये अनुरोध मेरा ये रहेगा कि भावुकता की जगह पर वो अगर संवेदनात्मक तंतुओं को और मजबूत करेंगी तो निश्चित तौर पर ये कविताएं मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। ये कविताएं बहुत देर तक साथ निभाएंगी। हमारे अपनी संचित कई सारे अनुभव होते हैं जो हमारे संवेदनात्मक धरातल को समृद्ध करते हैं। हमारी सुधियों में बहुत सारे ऐसे पड़ाव, ऐसी घटनाएं, ऐसी बिंब, ऐसी परिस्थितियां, घात प्रतिघात होते हैं जो हमारे भीतर के सर्जक को, रचनाकार को समृद्ध करते हैं और हम धीरे धीरे धार पाते हैं, हम अपनी व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ते हैं। और वंदना वाजपेयी जी की कई कविताओं में जहां वो समष्टि तक पहुंचती हैं, बेहतरीन लाजवाब कविताएं हैं। तो आज मैं अपने पसंद की उन 5 रचनाओं को, क्योंकि शोधार्थियों आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल की एक क्या कह सकते हैं, एक सीमा रेखा भी है, एक लिमिटेशन भी है कि 5 रचनाओं से ज़्यादा मैं रचनाएं नहीं ले सकती हूँ 5 कविताओं के बहाने, ताकि मैं उनका पाठ भी करूँ और फिर उस पर थोड़ी सी जो मुझसे बन पाए बतकही करूँगी, कुछ विवेचन विश्लेषण एक्सटेम्पोर करूँगी। सबसे पहले शोधार्थियों एक परिचय जो इस श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है कि आपको अपने रचनाकार से मैं परिचित कराती हूँ। इनकी सारी शिक्षा दीक्षा, बल्कि ये साइंस की विद्यार्थी रहीं। तो MSc किया इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से। ये संस्थापक और प्रधान संपादक के रूप में रही हैं। अटूट बंधन ये ऑनलाइन पत्रिका है। दैनिक समाचार पत्र सच का हौसला, इसमें फीचर एडिटर के रूप में रहीं, स्क्रिप्ट एडिटर के रूप में रहीं। मासिक पत्रिका अटूट बंधन जो एग्जीक्यूटिव एडिटर का सफ़र तय करने के बाद ऑनलाइन साहित्यिक वेब पत्रिका के रूप में अब ये तब्दील हो चुकी है और ये इसका लंबे समय से संचालन कर रही हैं। जहाँ तक इनकी प्रकाशित पुस्तकों और इनकी सहभागिता, इनकी लगातार सक्रियता की बात करूँ तो देश के अनेकों प्रतिष्ठित समसामयिक समाचार पत्रों में, साहित्यिक पत्रिकाओं में, वेब पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ, कविताएं, लेख, व्यंग्य, समीक्षा, आलोचना सब कुछ प्रकाशित है। कई विधाओं पर, साहित्य के तमाम विधाओं पर काम कर रही हैं। कुछ कहानियों, कविताओं, समीक्षाओं का इनका अनुवाद भी हो चुका है शोधार्थियों, नेपाली में, पंजाबी में, उर्दू और मराठी में। अंग्रेजी में भी इनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद हुआ है। महिला स्वास्थ्य का पर कविता का मंडी हाउस में ये नाट्य मंचन कर चुकी हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों की एक लंबी फहरिस्त है, फिर भी कुछ ज़रूरी गिनाऊंगी मैं। कहानी संग्रह विसर्जन, वो फोन कॉल, कविता संग्रह जीवन का रेखा गणित, साझा काव्य संग्रह के रूप में इन्होंने गूंज, सारांश समय का, अनवरत एक, काव्यशाला, और अगर साझा कहानी संग्रह की बात करूं तो सिर्फ तुम, मृत तृष्णा, और इन्होंने एक उपन्यास भी, ई उपन्यास लिखा है, साझा ई उपन्यास देह की दहलीज पर। ये मातृभारती.com पर प्रकाशित है। वेब सीरीज रेडी गेट सेट गो ये प्रतिलिपि पर प्रकाशित है। इन्होंने संपादन का काम भी संभाला है और बड़ी सक्रिय भागीदारी निभाई है। दूसरी पारी ये आत्मकथात्मक इनका लेख संग्रह है जो इनकी संपादित है। और जैसा कि मैंने आपको शोधार्थियों बताया कि इन दिनों
ये अटूटबंधन.com इस वेब पत्रिका का संचालन भी कर रही हैं। शोधार्थियों, आज मैं अपनी पसंद की उन 5 कविताओं से आपको रूबरू कराऊंगी और उन कविताओं के बहाने हम इनकी रचनाओं के सहयात्री भी बनेंगे। इनकी रचनात्मक मिजाज को, तेवर को पहचानने और परखने की कोशिश करेंगे और आप कंटेम्प्ररी पढ़ते हुए, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए जिन अनेक कवियों को, कवियत्रियों को पढ़ रहे हैं, उनके साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहली कविता जो मुझे पसंद आई, इसमें मैं हमेशा भावुकता से बचती हूँ। नॉस्टैल्जिया होता है अतीत का, अतीत लुभाता है, अतीत हमेशा मोहता है, अतीत को छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन वर्तमान में जीना हमारी विवशता है। भविष्य के लिए आशंकित होकर, भयभीत होकर तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन भविष्य की बेहतरीन कल्पना तो की जा सकती है। और एक सर्जक, एक रचनाकार हमेशा स्वप्नदर्शी होता है, हमेशा उम्मीद का कवि होता है ना। उम्मीद, जिजीविषा को जगाने का काम करता है और वो काम वंदना वाजपेयी जी भी करती हैं। पहली कविता है मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, पिछले 2 साल से अक्सर बुदबुदाती हूँ मैं। आते जाते इधर उधर ख्यालों में, तो कई बार घर के अंदर बैठे हुए भी, यहाँ तक कि नींद में भी। मुझे बुदबुदाते सुना है घर वालों ने, बरसों पहले पिता के जाने के बाद, बेचैनी की हद तक बुलाते किसी घर को। माँ ने सहेजा था शायद वो मेरा मुझसे ही अनजान घर, जहाँ जाने का प्रोग्राम बनाने पर भी यहाँ वहाँ इधर उधर बांट आती थी चेहरे पर चस्पा खुशी। अगले हफ्ते मुझे घर जाना है, अगले हफ्ते मुझे घर जाना है। अब मायका है, ससुराल है, और वो घर भी जिसे सजाया सवारा हमने बड़े प्यार से, जिसे कई बार बदला मैं सामान की, फिर भी रहा वो घर। फिर आज क्यों उठती है घर जाने की भूख, तो बुदबुदाती हूँ अक्सर मुझे घर जाना है। तो बुदबुदाती हूँ अक्सर मुझे घर जाना है। सिर्फ ईंट गारे के कहाँ होते हैं घर, घर दरवाजे खिड़कियों और रोशनदान से भरे, आकार प्रकार पर झूमते इठलाते, एक दूसरे को छोटा बताते, बड़ा छोटा बताते, शायद घर संतान के लिए। फिर हमारे तमाम रिश्तों में बने होते छोटे बड़े मनोभावों के घर। तभी तो एक रिश्ता खत्म नहीं होता, तभी तो एक रिश्ता खत्म नहीं होता। खत्म होता है घर यहाँ वहाँ बने इतने घरों में, घरों के ऊपर बने घरों से भी, घरों से पटी हुई धरती पर हर इंसान घूम रहा है बेघर। ये पंक्ति मुझे बहुत बेहतरीन लगी, बहुत मानेखेज लगी। यहाँ वहाँ बने इतने घरों में, घरों के ऊपर बने घरों में भी, घरों से पटी हुई धरती पर हर इंसान घूम रहा है बेघर। एक घुटन भरी चीख छिपाए, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आपकी जड़ें आपको पुकारती हैं, आपका सोता हमेशा स्पंदित होता है, आपके सोर्सेज, आपका स्रोत, आपका नाभिनाल का संबंध जहाँ से होता है, वो बार बार आपको टेरता है, वो बार बार आपकी सुधियों में, आपके स्मृतियों के संग्रहालय में दर्ज होता है, और वो बार बार आपको एक तरह से क्या कह सकते हैं, एक अनुगूंज सी लगातार भीतर ही भीतर एक बेचैनी सी, एक ललक सी, एक तड़प सी कि मुझे घर जाना है। ये इस कविता में बार बार ध्वनित हो रहा है, तो दरअसल उसकी शिद्दत को, उसकी बेचैनी को, उसके तड़प को परिभाषित करने के लिए कि हर कोई अपने स्थान से जब उजड़ता है, उजड़ना ही कहूँगी मैं, बार बार विस्थापित होता है, बार बार विस्थापित होता है। उसकी रूट्स जहाँ से होते हैं, उसका सोर्स जहाँ से होता है, माता पिता की पहचान जहाँ से होती है, उसका जन्म जहाँ होता है, बचपन के संगी साथी जहाँ के होते हैं, बचपन की सुधियाँ स्मृतियाँ जहाँ की होती हैं, वो बार बार उसके जीवन में हर क्षण, हर पल जैसे उसे उसकी सुधि, उसकी याद ताज़ी बनी रहती है। और व्यक्ति आद्यंत जीवन भर इस टीस में, इस बेचैनी में और इसकी कोशिश में, मैं कोशिश कहूँगी, इसकी कोशिश में लगातार लगा रहता है कि मुझे उस घर जाना है। मैं भी सुल्तानपुर की बेटी हूँ और बहुत बेचैन रहती हूँ अपने जन्म स्थान पर जाने के लिए। एक नॉस्टैल्जिया होता है और उसे मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि अतीत बार बार लुभाता है, खींच रहा है अपनी ओर।
और ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर उन गलियों में, उस पाठशाला में, उस ट्यूबवेल पर, उस पोखर पर, उस नहर में, उस नदी पोखर, गांव तालाब और जो कुआं इनार है, उस सबको एक बार देख लेती, खेत देख लेती, खेत के किनारे वो जिन पेड़ों पर दौड़कर भागा करती थी, जिन पेड़ों पर चढ़ा करती थी, उन सबको एक बार देख लेती तो आत्मा को तृप्ति मिल जाती। एक बहनापा सा मुझे यहाँ वंदना वाजपेयी जी से होता है कि मुझे भी ये सुधियाँ सालती हैं, मुझे भी मेरा घर पुकारता है। दूसरी कविता जो मुझे बहुत पसंद आई, उसे भी पढ़ दूंगी, क्योंकि ये कविता इस पुस्तक का शीर्षक भी है, जीवन का रेखा गणित, और ये हम सबको जानना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कविता मुझे लगी इस संकलन में, तो इसे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलते हैं वृत्त। आड़ी तिरछी छोटी बड़ी जैसी भी हो, रेखाएं स्वीकारती हैं अपने निज रूप को। पूरी सहजता से चलती हैं, उलझती सुलझती छिपाती नहीं हैं, साथ चलते हुए भी समानांतर दूरी। चलती हैं इस उम्मीद के साथ कि अनंत में ही सही मिल तो जाएंगे, और वृत्त बनाते हैं झूठ का एक घेरा। चलती हैं समानांतर इस उम्मीद के साथ कि अनंत में ही सही मिल तो जाएंगे, और वृत्त बनाते हैं झूठ का एक घेरा। अपने चारों ओर की बमुश्किल साधा है संतुलन त्रिज्यों के बीच। आह, क्या पंक्ति है! किसी को काट कर छोटा किया, किसी को काट कर छोटा किया, किसी को खींच कर लंबा, फिर भी जीवन की रेखा गणित में वृत्तों का महत्व है। आप देख रहे हैं, औरा, प्रतिष्ठा, रसूख, ये जो घेरा चक्रदार, ये जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, कुर्सी, रुतबा, रसूख, ठसक, इसका ही महत्व है जीवन में, इन रेखाओं का नहीं, जिन्हें हम स्वेच्छा से घटाते और बढ़ाते हैं, जिन्हें हम जीवन की ज़रूरतों की चाहतों के मुताबिक बढ़ाते हैं। किसी को खींचकर लंबा, फिर भी जीवन की रेखा गणित में वृत्तों का महत्व है। हम खींचते हैं एक वृत्त अपने चारों ओर, जिसे मैं परिधि कहा करती हूँ प्रायः। मेरी भी एक कविता ऐसी है, परिधि, औरत को जो घेर रखती है। तो ये वृत्त, ये परिधि, जिसे खींचते हैं हम अपने चारों ओर, परिवार के चारों ओर, दरकते अंदर, समाज के चारों ओर दरकते अंदर, साधते असंतुलन, छिपाते बहुत कुछ और बाहर लगा देते हैं एक साइन बोर्ड, एवरीथिंग इज ऑल ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये कविता बहुत बड़ी कविता है, बड़ी कैनवास की कविता है। हम जिन कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं आजीवन, अपने इर्द गिर्द जो हम घेरा खींच लेते हैं, घेरे ही तो हैं वृत्त जो हमें घेरे हुए हैं। ये परिधि और क्या है, जो हमें सब ओर से ढके हुए है, जो हमारे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को ढांपे है, घेरे है, छिपाए है। और ये परिधियाँ हम तय करते हैं अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, अपने समाज से, देश राष्ट्र से, और ये परिधि इसी तरह से बढ़ती जाती है, जिसे वंदना वाजपेयी जी बार बार वृत्त कह रही हैं। अपने कंफर्ट जोन में हम दरअसल जाहिर कर रहे होते हैं कि सब सुखी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? ऑल इज ओके? क्या सब ठीक ठाक चल रहा होता है? क्यों हम ढांपते हैं, छिपाते हैं? क्यों हम उन रेखाओं में जो समानांतर चल रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाकर मिलेंगी, इस आस, इस उम्मीद को कवयित्री छोड़ना नहीं चाहती, और बल्कि वो एक रचनाकार के नाते आपको अपनी आने वाली नस्ल को, फसल को थमा देना चाहती है दाय के रूप में। तो एक बेहतरीन कविता मुझे ये लगती है। अगली कविता है जो मेरी पसंद में आई, गौरैया और माँ। मायके जाते हुए हर बार रास्ते भर मेरी आंखें ढूंढती हैं पुरानी पीढ़ी को, और घर की मुंडेर पर बैठी गौरैया को, जैसे सुनिश्चित कर लेना चाहती हूँ कि सब ठीक है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः मुझे इनकी पूरे संकलन में एक अनुभूज की तरह, एक ध्वनि की तरह, एक रिदम की तरह, एक इनर सेल्फ की तरह दिखाई देती है। और भैया रास्ते भर बताते चलते हैं हर घर का हाल, उस सुनी बालकनी में जहाँ टूटा पड़ा है मिट्टी का कटोरा, जिसमें पानी पीने आती थी गौरैया। नहीं रही वो मिश्राइन चाची जो कहा करती थी, अन्न नाली में न बहाओ, नाली का कीड़ा बने हो।
वो बड़े सफ़ेद घर वाले गुप्ता चाचा भी नहीं रहे जो अपनी बड़ी सी क्यारी में खिले फूलों को देख मुस्कुराते, देखो बिटिया फूल भी बात करत हैं, बस बच्चन की तरह पालन पड़त है। तभी तो बने थे हर पेड़ पर कितने सारे घोंसले और चहचहाती थी गौरैया। अब सारी क्यारी हटाकर जमीन पक्की कर दी गई है, कौन करे सुबह शाम पानी देने का झंझट। और वो बूढ़ी काकी भी पिछली दिवाली को नहीं रही जो समझाया करती थी, टोटी धीमे खोलो, पानी ऐसे न बहाओ, पानी बदला लेत है। अब खाली पड़े घर में जम गई है घास फूस, खाली पड़े घर में जम गई है घास फूस, न चावल के दाने न पानी न गौरैया। एक अजीब बेचैनी के बीच आगे बढ़ते हुए देखती हूँ ठीक अपने घर की मुंडेर पर मुट्ठी भर चावल के दाने, सकोरे में पानी और ची ची करती गौरैया। पूरे सफ़र जिसकी आस और प्यास खुलास लिए हुए मैं पूरे सफ़र को तय करती रही, अपनी माँ के द्वार पर, अपने माँ के घर पर आकर मुझे उसका दर्शन होता है। वो मुट्ठी भर चावल, वो मिट्टी का सकोरा और वो गौरैया। फिर मुस्कुरा कर देखती है मुझे और गौरैया को, तभी माँ आकर लगा लेती है गले। मुस्कुरा कर देखती है मुझे और गौरैया को और मौन ही मौन कह देती है, देखो छत की मुंडेर पर गौरैया है, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पढ़ती है पर्यावरण संरक्षण को, तुम्हारी पीढ़ी पढ़ती है पर्यावरण संरक्षण को और हमारी उसे जीती है। मैं भींच लेना चाहती हूँ उस पल को, माँ को और गौरैया को। जीवंत साकार स्वरूप मेरे सामने खड़े हैं, वो माँ भी, वो माँ की भावना भी, वो गौरैया भी। उस पल को मैं अपने भीतर समो लेना चाहती हूँ, सदा सदा के लिए संजो लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक ममता है तब तक छत की मुंडेर पर गौरैया है। ची ची के स्वर हैं, बाद में बस कौवे और उनकी काँव काँव रह जानी है, बाद में बस कौवे और उनकी काँव काँव रह जानी है। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों, आप देखें। चौथी कविता नमक का गणित, ये भी मुझे खासा पसंद आई और इस कविता में बहुत गुंजाइश है। ये एक तरह का विमर्श है, स्त्री विमर्श है। नमक लुनाई को कहते हैं, नमक लावण्य को कहते हैं, नमक धार को कहते हैं, नमक त्वरा को कहते हैं, तेज को कहते हैं, ताप को कहते हैं, आँच को कहते हैं नमक। और स्त्री में जब तक नमक है वो बरकरार है, स्त्रीत्व उसका बरकरार है, उसका मातृत्व बरकरार है, उसकी ओज आँच बरकरार है। तो ये कविता बड़े मायने की कविता है। नमक का गणित। सुबह सवेरे जब उसने उछाल दी थी दाल की कटोरी हवा में, ये कहते हुए कि तुम्हें आज तक खाना बनाना नहीं आया, फिर नमक ज्यादा। तब बैग ले ऑफिस की ओर भागते समय कहाँ देखा था उसने कि उसकी आंखों से बह रहा था कितना नमक, आंसू। नमक से ही घर के 1000 कामों के बीच दीवार पर पड़े इन अतिरिक्त नमक के धब्बों को साफ करने में बहाया था उसने कितना नमक, आंसू। रो रो कर उसने उस धब्बे को साफ किया था, उस गुस्से को साफ करने की कोशिश की थी, उस प्रहार को, उस क्रोध को, उस क्रूरता को, उस हिंसा को साफ करने की कोशिश की थी। पूरी शाम रसोई में पसीना पसीना होते हुए बड़ी शिद्दत से लगी रही दाल और सब्जी में नमक का संतुलन साधने में। फिर रात बिस्तर पर उसकी तीखे शब्द, बुढ़ा गई हो क्या, बुढ़ा गई हो क्या, जरा भी नमक नहीं बचा है तुम्हारे अंदर। और 2 जागती आंखें रात भर सुलझाने में लगी रहीं नमक का गणित, और 2 जागती आंखें रात भर सुलझाने में लगी रहीं नमक का गणित। कैसा नमक है ये, इसकी सारी बपौती, इसकी सारी जिम्मेदारी, इसकी लुनाई लावण्य हम ही ने सहित संभाल रखी है। इस ओज आँच ताप को हम ही ने संभाल रखी। कहीं वो आपको पीड़ा देती है, कहीं आप उसकी आँच से घबरा जाते हैं, कहीं आप उसके ओज से डगमगा जाते हैं, और कहीं दिन भर, जीवन भर आप उसकी उस नमक के लिए ताना देते हैं। और एक आखिरी कविता, दरवाजे। पहले दरवाजे नहीं खटकते थे, नाते रिश्तेदार मित्र संबंधी सीधे पहुंच जाते थे रसोई तक। वहीं जमीन पर पसर गरम पकौड़ियों के साथ ढेर सारी बातें, दुख सुख की आदान प्रदान। फिर खटकने लगे दरवाजे।
खटकने लगे, मतलब सांकल बजाया जाने लगा। पहले कोई अतिथि जैसा, मेहमान जैसा नहीं, सब अपनाव लगाव में, अपनापे में एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के साथ सटे हुए। मेहमान की तरह रिश्तेदार बैठाए जाने लगे बैठक में। नरम सोफों पर कांच के बर्तनों में परोसी जाने लगी घर की शान। क्रिस्टल के गिलास में उड़ेल कर पिलाई जाती हैसियत। आप देख रहे हैं धीरे धीरे लगाव कम होता गया, अलगाव बढ़ता गया। धीरे धीरे बढ़ने लगा स्व का रूप, मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मेरा कमरा, अपना कमरा, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, कानों में ठुसे द्वारपाल पर कहीं न कहीं स्नेहापेक्षी मन प्रतीक्षारत है किसी अपने का। पर अब दरवाजे नहीं खटकते हैं, पर अब दरवाजे नहीं खटकते हैं। बेहतरीन कविताएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं वंदना वाजपेयी दीदी को। आप यूं ही रचती रहें, आपका रचनात्मक संसार यूं ही समृद्ध रहे, हम आलोचकों को खुराक मिलती रहे। शुभकामनाएं।